अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो चैप्टर था डेवलपमेंट ऑफ सीड, उसमें पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ सीड। हमने चैप्टर कंटिन्यू किया था डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, उसमें फ्यू टॉपिक्स रह गए थे, तो उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो उसमें टॉपिक हमारा था एवोल्यूशन ऑफ सीड। ठीक है, अब एवोल्यूशन ऑफ सीड का मतलब है कि सीड किस तरह से एवॉल्व हुआ है, यानी किस किस तरह से आया, इसके एंसेस्टर कौन थे, कैसे कैसे हमारे पास सीड बना है। तो सबसे पहले कहते हैं कि सीड होता क्या है। सीड आपके पास बेसिकली होता है फर्टिलाइज्ड या फिर राइपेंड ओव्यूल। अब ओव्यूल क्या होता है, ये पूरी की पूरी किसी भी प्लांट की ओवरी है, और ओवरी के अंदर ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं ओव्यूल्स। ठीक है, जब ये फर्टिलाइज हो जाते हैं, यानी इसके साथ स्पर्म मिल जाता है या फिर ये कंप्लीटली राइप हो जाता है, तो फिर हम ओव्यूल को सीड कहते हैं। ठीक है, अब ओव्यूल होता क्या है। ओव्यूल आपके पास वो ऑर्गन है जो कि बाद में आपके पास सीड बनाता है फ्लावरिंग प्लांट्स का। अब फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से हैं हमारे पास, एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब ये जो एवोल्यूशन ऑफ सीड है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एवोल्यूशन का वस्कुलर प्लांट्स के लिए। क्यों? क्योंकि सीड आपके पास वो स्ट्रक्चर है जो कि जितने भी अनफेवरेबल कंडीशन हो, यानी ऐसे हालात हो जिसमें नॉर्मली प्लांट सरवाइव नहीं कर सकते, तो उन कंडीशंस में आपके पास सीड सरवाइव कर सकता है। जैसे कि बैक्टीरिया था आपके पास, उसके एंडोस्पोर्स थे कि जब हालात अन बैरेबल हो जाते, एनवायरनमेंट अनसूटेबल हो जाती है, तो वो उसमें गुजार सकते। इसी तरह सीड्स भी जो हैं, तो जब एनवायरनमेंट अनफेवरेबल होती है, हर टाइप के हार्श एनवायरनमेंट में सीड सरवाइव कर सकते हैं। तो हमारे पास जो स्पीशीज होती है ना, वो प्रिजर्व रहती है, यानी स्पीशीज हमारे पास खत्म नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा सीड्स की वजह से ही हमारे पास जो प्लांट्स है, तो ये सबसे डोमिनेंट वेजिटेशन हो गई है अर्थ की। ठीक है, अब एवोल्यूशन ऑफ सीड के हमारे पास कुछ स्टेप्स है जो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ हेट्रोस्पोरी। अब अगर इस वर्ड को हम डाइसेक्ट करें ना, तो हेट्रो मीन्स डिफरेंट एंड स्पोरी मीन्स स्पोर्स। तो क्या मतलब कि इसमें डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनते हैं। अब कौन से डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनते हैं, टू टाइप्स के स्पोर्स इसमें बनते हैं। एक होते हैं माइक्रोस्पोर्स, दूसरे होते हैं मेगास्पोर। माइक्रो वर्ड से ही जाहिर है छोटा स्पोर होगा, मेगा वर्ड से ही जाहिर है बड़ा स्पोर होगा। तो जो माइक्रोस्पोर है ये आपके पास बनेंगे, जैसे हमने पढ़ा था ना लोअर वस्कुलर प्लांट्स में, जो आपके पास नॉन सीड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स थे, कि उनका होता है स्पोरेंजिया। और जैसे आपने फंजाई में भी पढ़ा था कि स्पोरेंजिया के अंदर मौजूद होते हैं स्पोर्स, डिफरेंट टाइप के स्पोर्स उसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी जो आपके पास माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो उसके अंदर माइक्रोस्पोर्स मौजूद होंगे, और जो मेगास्पोरेंजिया है उसके अंदर मौजूद होंगे, सॉरी, मेगास्पोरेंजिया के अंदर मौजूद होंगे मेगास्पोर। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया स्पोर है, इसने आगे जाके बनना क्या है। माइक्रोस्पोर आपके पास आगे जाके बनेगा मेल गेमेटोफाइट, और ये जो मेगास्पोर है ये आगे जाके आपके पास बनेगा फीमेल गेमेटोफाइट। अच्छा, मेल गेमेटोफाइट को हम पोलन सैक भी कहते हैं। पोलन सैक यानी वो वाला सैक लाइक स्ट्रक्चर आप इस डायग्राम में देख भी सकते हो, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं, मेल पार्ट होता है। ठीक है, और जो मेगास्पोर इसने आगे जाके फीमेल गेमेटोफाइट यानी फीमेल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बनना है, जिसे हम एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। जब आपके पास सीड डेवलप होगा ना, उसके बाद उससे मेल और फीमेल पार्ट्स बनेंगे, तो वो बात हो रही है। माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर से आगे जाके उस तरह से मेल गेमीट और फीमेल गेमीट बनेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद सेकंड जो स्टेप होगा हेट्रोस्पोरी के बाद, वो है रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर इनसाइड दी स्पोरेंजियम। ये जो आपके पास माइक्रोस्पोरेंजियम है और जो मेगास्पोरेंजियम है, ये अपने ये जो मेगास्पोरेंजियम है ये अपने अंदर माइक्रोस्पोर को रिटेन करके रखता है। जिस तरह इंसानों में होता है ना कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो है, जो बेबी है, उसने 49 मंथ्स मदर की बॉडी में रहना है, इसी तरह से आपके पास इन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी क्या होता है कि जो मेगा स्पोर है,
ठीक है। मेगास्पोर ने स्पोरेंजियम के अंदर ही रिटेन होना, रिटेन का मतलब बाकी रहना, मतलब वो उसको शेड नहीं करता। अगर आपको याद हो कि जो हमारे पास लोअर प्लांट्स थे वहां पे वो अपने स्पोरेंजियम से स्पोर्स को शेड कर देते थे, अपने स्पोर्स को गिरा देते थे, वो फिर सूटेबल जगह पे हवा के साथ, पानी के साथ, इंसेक्ट्स के साथ चले जाते थे। लेकिन ये जो आपके पास सीड वाले प्लांट्स है ना, तो इनके जो मेगास्पोर्स है ये परमानेंटली मौजूद रहते हैं इनके मेगास्पोरेंजियम में। ठीक है। अब ये जो मेगास्पोरेंजियम है ये आपके पास डेवलप हो जाता है एक स्मॉल फीमेल गेमिटोफाइट में। अब इस स्ट्रक्चर को जरा देख ले कंप्लीट आप। ये है आपके पास पोलिन ग्रेन, जो अक्सर आप लोग कहते हैं ना हमें पोलिन एलर्जी है, जो बाहर के मौसम में होता है यूजुअली, तो फ्लावर्स के जो पोलिन्स होते हैं, तो ये वो पोलिन ग्रेन है। ऊपर आप देख लीजिए स्टिग्मा है, उसके बाद पोलिन ट्यूब है, इसके बाद दो स्पम्स है। अगर स्पम है और ये सब चीजें, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये सारा आपके पास क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ऑफ फ्लावरिंग पार्ट प्लांट। सॉरी। इसके बाद यहाँ से आप देख ली स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, माइक्रोपाइल, एग्स, पोलर न्यूक्लिया, ये सब क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल पार्ट ऑफ दी फ्लावर के पार्ट्स हैं। स्टाइल भी, ओवरी भी, इस तरह इंसानों में ओवरी होती है, इस तरह फ्लावरिंग प्लांट्स में भी ओवरी है। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स जिन्होंने मेच्योर होकर आपको सीड का स्ट्रक्चर देना है, स्मॉल ओपनिंग जिसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ एग भी मौजूद है और पोलर न्यूक्लियाई भी है जो कि बाद में डीजेनरेट हो जाती है। अच्छा, अब आप इस डायग्राम को देख लें, इसमें भी आपको डेवलपमेंट ऑफ सीड या फिर आपके पास ये जो बेसिकली एवोल्यूशन ऑफ सीड है उसके कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। पहला है हेट्रोस्पोरी, यानी डिफरेंट टाइप के टू स्पोर्स जो बनते हैं। एक है माइक्रोस्पोर, ठीक है, जिसने आगे जाके मेल गेमिटोफाइट बन जाना है। दूसरा है मेगास्पोर, जिसने आगे जाके फीमेल गेमिटोफाइट बन जाना है। इसके बाद है रिडक्शन टू वन मेगास्पोर। अब ये दो स्पोर्स थे ना, ये रिड्यूस हो जाएंगे एक ही मेगास्पोर को, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे इंडोस्पोरी, क्योंकि एक स्पोर दूसरे के अंदर चला गया है। ये माइक्रोस्पोर आ जाएगा, मेगास्पोर के साथ फ्यूजन कर लेगा, एक ही मेगास्पोर बना लेगा। इसके बाद थर्ड क्या होता है कि स्पोरेंजियम जो है ना, उसके सराउंडिंग में एनवेलप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है इंटीग्यूमेंट की। आप देख सकते हैं फीमेल गेमेटोफाइट है, सराउंडिंग में इसके न्यूक्लियस है। ठीक है। बाहर जो कवरिंग बन गई इसको हम कहते हैं इंटीग्यूमेंट। अच्छा, अब थर्ड स्टेप क्या है, हमने अभी तक दो स्टेप्स पढ़े। पहला स्टेप था हमारे पास वो डेवलपमेंट ऑफ हेट्रोस्पोरी। दूसरा स्टेप था हमारे पास के रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम। थर्ड जो स्टेप है ना, ये है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ इंटिग्यूमेंट अराउंड द मेगास्पोरेंजियम एंड एवोल्यूशन ऑफ ओव्यूल। कहते हैं कि जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है ना वो मेगास्पोरेंजियम के सराउंडिंग में बन जाएगी और ओव्यूल की एवोल्यूशन होगी। जिस तरह आप लोगों को पता है कि जब इंसानों का बेबी बनता है या एनिमल्स का बेबी बनता है तो उसके सराउंडिंग में भी प्रोटेक्टिव कवरिंग्स बन जाती हैं। ठीक है। जैसे आपके पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स उसको कहते हैं, प्लासेंटा बन जाता है। इसके अलावा एमनियोन, कोरियोन, एलेंटॉयज, यॉर्क सैक, ये सारे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स बन जाते हैं ना। तो इस तरह जो सीड है फ्लावरिंग प्लांट का, इसके एम्ब्रियो को भी प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो इसके सराउंडिंग में जो प्रोटेक्शन बनती है ना उसको हम कहते हैं इंटिग्यूमेंट। कहते हैं फॉसिल रिकॉर्ड से हमें पता चलता है कि हमारे पास कुछ फर्न्स की तरह के प्लांट्स हैं जिनके सीड्स में होल्स भी होते हैं, वो अपने सीड्स में होल्स कर सकते हैं। ठीक है। अब इस केस में जो मेगास्पोरेंजियम है ना, इसको सराउंड किया हुआ था आउटग्रोथ ने। आपके पास जो मेगास्पोरेंजियम था ना, तो इसके बाहर एक आउट ग्रोथ थी, एक बड की तरह की स्ट्रक्चर थी। ठीक है। अब ये जो आउट ग्रोथ है ना, ये आपस में फ्यूज हो गए और इनसे बन गई एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जिसको हम कहते हैं इंटिग्यूमेंट। ठीक है। उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम इंटिग्यूमेंट कहते हैं। तो आउट ग्रोथ जो थी, ये जो बड की तरह का स्ट्रक्चर था जो मेगास्पोरेंजियम के बाहर मौजूद था, वो आपस में फ्यूज होकर उसने एक स्ट्रक्चर बना लिया जिसे हम कहते हैं इंटिग्यूमेंट। और इंटिग्यूमेंट को उसने बनाया सराउंडिंग स्पोरेंजियम। कौन सा स्पोरेंजियम? मेगा स्पोरेंजियम जो था। ठीक है। अब ये जो इंटिग्यूमेंट है ये बना लेगा प्रोटेक्टिव कवरिंग। अब ये जो इंटिग्यूमेंट है मेगा स्पोरेंजियम का, इसके अंदर मेगा स्पोर भी मौजूद है और उसके अंदर हमारे पास ओव्यूल भी है या अनराइपेंड सीड भी मौजूद है। ठीक है। जो हमने स्टार्ट में देखा था कि ओव्यूल क्या चीज है। अच्छा, अब ये जो ओव्यूल है ना, इसमें हमारे पास लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड भी होता है। जिस तरह से प्लासेंटा के जरिए ह्यूमन बेबी को नरिशमेंट मिलती जाती है ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसी तरह यहाँ पर जो
सीड होता है वो जब तक आपके पास एम्ब्रियो की डेवलपमेंट नहीं हो जाती तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो ओव्यूल के अंदर आपके पास लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड स्टोर होता है ताकि वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड सोर्स प्रोवाइड करे, फूड दे उसको, ठीक है। अब ये दो कैरेक्टरिस्टिक, एक तो ये कि ये मेगास्पोर को अपने अंदर रिटेन करके रखता है और दूसरा ये कि फूड भी प्रोवाइड करता है। तो ये बेस्ट एडाप्टिव कैरेक्टर है लैंड प्लांट्स की, और इसी की वजह से वो हर किस्म की इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकते हैं और दुनिया में सबसे प्रोमिनेंट है। ठीक है, सो दिस वाज द एवोल्यूशन ऑफ सीड। ये 4 स्टेप थे एवोल्यूशन ऑफ सीड के, ठीक है। अब सॉरी, 4th स्टेप अभी रहता है एवोल्यूशन ऑफ पॉलन ट्यूब। अभी तक हमने पढ़ा कि आपके पास ये जो मेगास्पोरेंजियम है इसके सराउंडिंग में प्रोटेक्टिव कवरिंग बन गई, जिसे हम क्या कह रहे थे, इंटीग्यूमेंट कह रहे थे। अब जो नॉन वस्कुलर प्लांट्स थे, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था जो लोअर वस्कुलर प्लांट थे उनको फर्टिलाइजेशन के लिए, यानी स्पर्म और ओवम जो दोनों आपस में मिल रहे थे ना, तो उसके लिए उसको वाटर की जरूरत थी। और आपको ये भी याद होगा कि उसमें बाइसिलिएटेड स्पर्म्स थे जिनमें 2 सिलिया थे और वो मूवमेंट कर सकते थे नॉन मोटाइल एग की तरफ। और उसके लिए वो जो वाटर यूज करते थे, या वो रेन का वाटर होता है या वो ड्यू ड्रॉप्स होते थे, ठीक है, जो ओस का पानी, शबनम जिसको आप कहते हो, वो गिरी होती थी प्लांट पे, तो उन्हीं को वो यूज करते थे। जबकि आपके पास जो सीड वाले प्लांट्स है ना, इनको फर्टिलाइजेशन के लिए कोई जरूरत नहीं है वाटर की। तो इस वजह से इनमें जो है तो पोलिन ट्यूब की डेवलपमेंट हो गई सीड की एवोल्यूशन के लिए। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने स्टार्ट में ही पढ़ा है कि पोलिन ट्यूब क्या चीज है आपके पास, माइक्रोस्पोरेंजियम को हम जो है तो पोलिन ट्यूब भी कहते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, क्योंकि फुली प्रोटेक्टेड है आपके पास अंदर ओव्यूल, और यहाँ पे एग भी फुली प्रोटेक्टेड है, तो अंदर तो स्पर्म नहीं जा सकता ना। तो यहाँ पे आपके पास पोलिन ट्यूब का स्ट्रक्चर बन गया। तो उस पोलिन ट्यूब में क्या हुआ कि अब स्पर्म अंदर आ सकता है एग के पास। अगर वैसे ये पोलिन ट्यूब न बनता तो एग के पास कैसे स्पर्म अंदर आता। तो इस वजह से कहते हैं कि जो एवोल्यूशन ऑफ पोलिन ट्यूब है वो पैरेलल है टू एवोल्यूशन ऑफ सीड। अगर पोलिन ट्यूब ही ना होता तो फर्टिलाइजेशन ना हो सकती, फर्टिलाइजेशन ना होती तो ओव्यूल कैसे फर्टिलाइज्ड होते। और हमने सीड की डेफिनेशन में ही पढ़ा है कि दैट इज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। तो कहते हैं कि एग प्रोड्यूस्ड इन द ओव्यूल इज इनक्लोज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय इंटीग्यूमेंट। तो एग जो है ना वो ओव्यूल के साथ ही प्रोड्यूस होता है, उसको इनक्लोज किया होता है, प्रोटेक्ट किया होता है इंटीग्यूमेंट में। तो स्पर्म उसको नहीं पहुंच सकता था जब तक ये प्रोटेक्टेड था इस फॉर्म में। तो फिर क्या हुआ हमारे पास कि इस ऑब्स्टिकल को, इस रुकावट को ओवरकम करने के लिए हमारे पास पोलन ट्यूब डेवलप हो गया। अब ये जो पोलन ट्यूब डेवलप हो गया ये हेल्प करता है स्पर्म को कि वो पहुंचे एग के पास और अंदर जो है तो फर्टिलाइजेशन हो सके। तो जितने भी सीड वाले प्लांट्स है वो ग्रो कर सकते हैं डिफरेंट वेराइटी ऑफ टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में। टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, जितनी भी लैंड पे मौजूद डिफरेंट टाइप की इन्वायरमेंट्स है ना, उसको हम टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट कहते हैं, जो कि आपके पास रेंज करती है फ्रॉम एल्पाइन इन्वायरमेंट्स ऑफ माउंटेन्स, जो पहाड़ी इलाकों की इन्वायरमेंट होती है ना उसको हम एल्पाइन इन्वायरमेंट कहते हैं। इसके अलावा एरिड रीजन्स ऑफ द डेजर्ट, और जो आपके पास सहराओं की इन्वायरमेंट होती है ना, ड्राई, उसको हम एरिड कहते हैं, बंजर, ड्राई। तो एरिड इन्वायरमेंट में भी ये सर्वाइवल कर सकते हैं और एल्पाइन इन्वायरमेंट में, सिर्फ और सिर्फ सीड की एवोल्यूशन की वजह से। सो दिस वाज बेसिकली द एवोल्यूशन ऑफ सीड। तो ये एवोल्यूशन ऑफ सीड का टॉपिक था, ठीक है। अब इसके बाद